हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेड। यानी कि इस चैप्टर का लेखक है दोस्तों अल्फोंस डॉडेड। इनके द्वारा ये चैप्टर लिखा हुआ है द लास्ट लेसन। दोस्तों, आपको इस चैप्टर का नाम सुनकर शायद लग रहा होगा कि सर ये बड़ा अजीब सा बात है, हमारे सिलेबस का ये पहला चैप्टर है और पहला ही चैप्टर द लास्ट लेसन क्यों हो गया? क्या ये हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है? नहीं 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 नहीं, ये सोचने की गलती मत करना, भूल मत करना ऐसा ना, क्योंकि अभी तो आपकी पार्टी शुरू हुई है। इट मीन्स अभी तो आपकी सिलेबस शुरू हुई है, तो ये लास्ट कैसे हो सकता है? हाँ, इस कहानी के अंदर जो भी स्टोरी है ना, उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो आखिरी बार पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया द लास्ट लेसन। अब कौन सी चीज आखिरी बार पढ़ाया जा रहा है, क्यों ऐसे सिचुएशन आया कि आखिरी बार वो पढ़ा जा रहा है, इट मीन्स उसके बाद कभी नहीं पढ़ा जाएगा, ये सभी कुछ हम लोग अच्छे से ध्यान से जानेंगे दोस्तों, एक एक करके समझेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्यों ऐसा हुआ है ना, इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इंग्लिश ऑनर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लासेस कराई जाती हैं, जिसके लिए दोस्तों आप सभी को कुछ नहीं करना, बस सिर्फ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों अबाउट द ऑथर। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर इट मींस अबाउट अल्फोंस डॉडेड। ठीक है ना, अल्फोंस डॉडेड 1840 to 1897 वाज अ फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट। यानी अल्फोंस डॉडेड जो थे, उनका जन्म 1840 में हुआ और उनकी मृत्यु डेथ हो गया 1897 में। वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड ड्रामेटिस्ट थे। यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा करते थे वो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा, इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। ठीक है ना, तो फ्रेंच लैंग्वेज में नॉवेल, ड्रामा एंड शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए बहुत ही फेमस थे अल्फोंस डॉडेड। छोटी छोटी कहानी बहुत लिखा करते थे। He was born on 13th मई 1840 in Nimes, फ्रांस। ठीक है, यानी उनका जन्म 13 मई 1840 को फ्रांस का निम्स नामक जगह पे हुआ था। डॉडेड इज बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, स्पेशली द कलेक्शन लेटर्स फ्रॉम माय विंडमिल। यानी कि उसको बोल सकते हैं एक और नाम लेटर्स डी मॉन मॉलिन, विच इंक्लूड्स द लास्ट लेसन। दोस्तों, बात ऐसा है कि अल्फोंस डॉडेड बहुत सारे छोटे छोटे कहानी लिखा करते थे और इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कहानी लिखते लिखते वो एक नया बुक पब्लिश करा दी। ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन बनाए, एक संग्रह किए, ग्रुप बनाए और उसको एक बुक में पब्लिश कराए, जिस बुक का नाम रखा गया लेटर्स फ्रॉम माय विंडमिल। ठीक है, और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन, ये चैप्टर भी उसी बुक से लिया गया है और आपके बुक फ्लेमिंगो में पब्लिश किया गया इसको। ठीक है, छापा गया। ओके, हिज वर्क्स ब्यूटीफुली डेपिक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, स्पेशली इन प्रोवेंस रीजन ऑफ फ्रांस। अब उनकी जो भी राइटिंग होता है, जो भी वो वर्क किया करते थे, लिखने का काम, वो बहुत सुंदर तरीके से फ्रांस के जो ऑर्डिनरी पीपल है, ऑर्डिनरी बोले तो कॉमन लोग है ना, कॉमन पीपल के लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया करते थे। ठीक है, उनके लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया करते थे अपनी छोटी छोटी कहानियों में। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस थे वो। नेक्स्ट है, ही हैड डीप लव फॉर हिज कंट्री एंड हिज स्टोरीज ऑफन रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, ह्यूमैनिटी एंड इमोशंस। उनके अंदर अपने देश का बहुत प्रेम था, देश के प्रति बहुत प्रेम हुआ करता था और उनकी जो भी छोटे छोटे कहानी होते थे, यानी जो भी शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखा है, उनके शॉर्ट स्टोरीज में हमेशा थीम्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, ह्यूमैनिटी एंड इमोशंस रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि उनकी छोटी छोटी कहानियों में हमेशा देशभक्ति, मानवता और इमोशंस से रिलेटेड कई सारी कहानी देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि वे अपने देश से कितना प्रेम किया करते थे। क्लियर? डॉडेड्स सिंपल एट पावरफुल स्टाइल मेक्स हिज स्टोरीज टाइमलेस एंड लव्ड बाय रीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये भी बोला जा रहा है दोस्तों कि जो डॉडेड्स का सिंपल मतलब
अल्फोंस डॉडेट जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा करते थे, बट उनका राइटिंग बहुत सिंपल होता था लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टाइल हुआ करता था, ठीक है ना। और पावरफुल स्टाइल होने की वजह से उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज होते थे वो स्टोरीज टाइमलेस हुआ करता था। इट मीन्स ऐसा कि जो कभी अंत ना हो, इतना फेवरेट, इतना लवेबल कि उसको कभी भी आप पढ़ेंगे ना, कितने भी साल हो जाए पुराना, जब भी आप पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा होता था जिसका अब कभी ना हो अंत। और इसके साथ इसी वजह से उनके जितने भी स्टोरीज लिखे हुए दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोना में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर उनकी कहानी को लिखा हुआ पढ़ता है तो वो उसे बिना पसंद किए नहीं रह सकता। यानी कि दुनिया के हर रीडर्स के द्वारा उनकी स्टोरीज को पसंद किया जाता है, प्रेम किया जाता है, ठीक है। अब यहां तक ये हो गए दोस्तों। इसके साथ आप ये भी जानिए कि अल्फोंस डॉडेट एक बहुत ही ज्यादा सुंदर एक स्टेटमेंट दिए हैं, स्लोगन दिए हैं, जिसको हम लोग जानते हैं। वो क्या था? द आर्टिस्ट शुड बी अ मैन ऑफ हिज टाइम बट हिज आर्ट शुड बी टाइमलेस। बोल रहा है कि एक आर्टिस्ट ऐसा होना चाहिए जो अपने समय का महान आर्टिस्ट हो सकता है, यानी कि उसका एक टाइम हो सकता है, एक पीरियड हो सकता है, एक ड्यूरेशन हो सकता है कि इतना से इतना साल तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, ऐसा हो सकता है कि इतना साल तक वो बहुत महान कलाकार माना जाएगा। लेकिन उसके बाद उसकी एक न एक दिन तो उसका अंत होना श्योर है, ठीक है। लेकिन उनके द्वारा, उस आर्टिस्ट के द्वारा जो भी काम किया गया है, आर्ट जो भी उसने कलाकारी किया है, वो कलाकारी, उसके द्वारा किए गए काम टाइमलेस होना चाहिए, मतलब उसका कभी भी अंत नहीं होना चाहिए। तब वो एक महान कलाकार माना जाएगा, महान आर्टिस्ट माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, इस तरह से ये तो आपको जो अबाउट द ऑथर बताया मैंने, ये आपके आउट ऑफ बुक, आपके बुक से बाहर का था, एक्सटर्नल नॉलेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ना। लेकिन अब मैं जो आपको अबाउट द ऑथर बताने वाला दोस्तों, ये आपके बुक में दिए हुए, ठीक है। अबाउट द ऑथर, अल्फोंस डॉडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer। यानी कि अल्फोंस डॉडेट जो थे, उनका जन्म 1840 में हुआ और उनकी मृत्यु 1897 में हुआ। वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में नॉवेल लिखा करते थे एंड साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार 1870 to 1871 in which France was defeated by Persia led by Bismarck। ठीक है, यानी कि ये जो कहानी है वो कब की कहानी है, किस समय की कहानी बताया गया, तो इसमें ये कहानी में जो भी बात हो गई दोस्तों, वो फ्रैंको पर्शियन वार के टाइम का है, जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हो रहा था उस टाइम की। अब वो युद्ध कब? 1870 टू 1871 में, मतलब 1870 से 1871 के बीच में जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय की ये कहानी इसमें लिखी हुई है, जिसमें जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में, फ्रांस और पर्शिया के बीच में जब युद्ध हो रहा था, वार हो रहा था, उसमें पर्शिया फ्रांस को हरा देता है। पर्शिया फ्रांस को हरा देता है, यानी फ्रांस पर्शिया से हार जाता है। ठीक है, अब फ्रांस के तरफ से जो उनके सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? तो बिस्मार्क, उनका नाम था बिस्मार्क। यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस से पर्शिया युद्ध कर रहा था, जिसमें वो जीत जाता है। ठीक है, और फ्रांस हार जाता है। नेक्स्ट, पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on life at a school. ठीक है, यानी कि ये बोला दोस्तों कि इसमें जो पर्शिया की बात की जा रही है, देखेंगे मैप में आप पर्शिया, ये जो पर्शिया उस जमाने में था, अभी का मतलब 1870 ईस्वी में, 1870 में जो पर्शिया था वो अभी 2026 की बात करूं तो 2026 की बात करूं तो नाउ, अभी ना, अभी जो है सो ये पर्शिया अलग अलग कंट्री में बट गया। ठीक है, कौन कौन? तो अब वो जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का, ये 3 अलग अलग पार्ट में वो पर्शिया बट गया। पहले एक अकेला पूरा पर्शिया हुआ करता था, अब वो बटकर अलग अलग हो गया, 3 अलग अलग कंट्री बन गए। तो ठीक है ना, जैसे कि हमारा इंडिया भी पहले
बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान था, नेपाल था, बांग्लादेश भी इस इंडिया का हिस्सा हुआ करता था कभी, है ना। तो इस तरह से कई सारे कंट्रीज है जो हमसे इंडिया से अलग हो करके अलग नया कंट्री बन गए, ठीक है। तो उसी प्रकार से पर्सिया का भी बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, कहो तो किंगडम हुआ करता था, जिसमें कई सारे शामिल थे कंट्री। अब अलग अलग होकर के उसमें से जर्मनी बन गया, उससे कट कर अलग पोलैंड बन गया, उसी से कट करके ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसका कुछ हिस्सा पर्सिया से कटा है और कुछ किसी और से कटा है, ठीक है ना। ऐसे करके ये नया कंट्री बन गया। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये जब हुआ दोस्तों, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। अब इस कहानी में आप देखेंगे कि जो फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट है ना, एक है लॉरेन और एक है एल्सेस, ये दो जिला हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस का, जो पहले फ्रांस का हुआ करते थे। बाद में जब युद्ध हुआ फ्रांस और पर्सिया के बीच में, तो पर्सिया फ्रांस को हरा करके ये दो डिस्ट्रिक्ट यानी लॉरेन एंड एल्सेस को अपने में मिला लिया, यानी पर्सिया में उसको मिला लिया, ठीक है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट अ स्कूल। अब बोल रहा है कि अब इस कहानी को पढ़िए और ये पता कीजिए, इसके जानने के लिए पढ़िए कि जब इस तरह का बात हुई कि यानी कि पर्सिया के कंट्रोल में फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट चले गए, तो वो दो डिस्ट्रिक्ट में यानी एल्सेस एंड लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट हुए, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूली लाइफ में, स्कूल में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। जब वो फ्रांस से कट करके पर्सिया के अंडर में चले गए, तो उनके यहाँ स्कूल जो थे, उन स्कूल्स पर क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में आप जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब इस कहानी का इंट्रोडक्शन देखते दोस्तों। द लास्ट लेसन इज अ ब्यूटीफुल एंड इमोशनल स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस डॉटेड। बोल रहा है कि द लास्ट लेसन जो कहानी है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर के साथ साथ इमोशनल स्टोरी है, मतलब ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल है, भावुक करने वाला ना। रिटन बाय अल्फोंस डॉटेड। द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार। अब ये जो कहानी है कब की सेट है इसमें, यानी कब की कहानी है इसमें, तो ये कहानी है फ्रैंको पर्शियन वार के टाइम का। व्हेन फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। और जब फ्रांस और पर्सिया में युद्ध हो रहा था, तो उसमें फ्रांस को हरा दिया गया पर्सिया के द्वारा, ठीक है, यानी पर्सिया फ्रांस को उस युद्ध में हरा दिया था। ओके, नेक्स्ट। आफ्टर द डिफीट द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन केम अंडर पर्शियन कंट्रोल एंड ऑर्डर्स वर गिवन दैट ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन स्कूल्स। अब बोल रहा है दोस्तों कि जब पर्सिया फ्रांस को हराया, तो फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट लॉरेन एंड एल्सेस को अपने कंट्रोल में मिला लिया, ठीक है ना, अपने अंडर में ले लिया, यानी कि पर्सिया में मिल गए वो दो जिला, ठीक है। और जब ये दोनों जिला मिले, तो इन दो डिस्ट्रिक्ट के लिए यानी कि लॉरेन एंड एल्सेस के लिए एक नया ऑर्डर आया, कहां से, फ्रॉम बर्लिन, जो कि पर्सिया की राजधानी हुआ करता था उस टाइम, वहां से एक नया ऑर्डर आया, ठीक है। और वो ऑर्डर ये आया कि अब पर्सिया की जो लैंग्वेज थी वो थी जर्मन। तो यहाँ पे आया कि अभी तक लॉरेन एंड एल्सेस जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी। कौन सी लैंग्वेज की पढ़ाई होती थी, फ्रेंच लैंग्वेज, पढ़ाना बोलना सब कुछ वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज चल रहा था। लेकिन जब ये पर्सिया के कंट्रोल में चले गए, तब पर्सिया की राजधानी बर्लिन से एक नया ऑर्डर आया कि अब से ये दो डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये स्कूल के लाइफ पे एक नया प्रभाव डाला, ठीक है। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ लिटिल बॉय नेम्ड फ्रेंच। अब ये जो पूरी कहानी है एक छोटा सा लड़का के द्वारा कहा गया है, एक छोटा सा बच्चा है जिसने इस पूरी कहानी को बताया, और वो छोटा बच्चा का नाम है फ्रेंच। क्या नाम है उसका, फ्रेंच नाम है, ठीक है ना, लिटिल फ्रेंच। ओके, who realizes the importance of his language and education only when he attends his last French lesson delivered by his teacher M. Hamel। एम हेमल यानी कि मिस्टर हेमल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो छोटा बच्चा है लिटिल फ्रेंच, ठीक है, लिटिल फ्रेंच, लिटिल बॉय है ना, लिटिल बॉय जिसका नाम क्या है, फ्रेंच याद रखेंगे। तो ये जो फ्रेंच है ना, इसको इसी ने इस कहानी को पूरा नरेट किया, कहानी को बताया है, सुनाया है। अब ये क्यों सुनाया, ये बोलता है कि ये तब की कहानी है
जब मुझे अपनी खुद की लैंग्वेज, जो कि क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है ना, फ्रेंच लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस तब समझ में आया जब मुझे आखिरी पाठ पढ़ाई गई एम हैमल के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है ना। यानी कि जब मुझे एम हैमल के द्वारा, मेरे टीचर एम हैमल के द्वारा मुझे जब आखिरी बार फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया गया अपने स्कूल में, उस दिन मुझे एहसास हुआ, उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारी जो खुद की मातृभाषा है, मदर टंग है, या फिर कह सकते हैं नेशनल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, उसकी क्या महत्व है हमारे लाइफ में, या क्या महत्व थी, है ना। ये बात उसे समझ में आ गया। ओके, उस समय की कहानी को बता रहा है। द चैप्टर हाईलाइट्स द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक चीज को हाईलाइट किया गया, वो क्या चीज है, तो पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, लव फॉर वंस लैंग्वेज एंड द पेन ऑफ लूजिंग फ्रीडम एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इसमें दो तीन चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया गया दोस्तों। पहला है पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति, लव फॉर द नेशन, अपने देश के प्रति प्रेम होना, इसको हाईलाइट किया गया। इसके साथ लव फॉर वंस लैंग्वेज, और किसी को अपनी भाषा से कितना प्यार हो सकता है, इसको हाईलाइट किया गया। द पेन ऑफ लूजिंग फ्रीडम, अगर आपकी आजादी आपसे छीन लिया जाए तो कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है, परेशानी होता है, उससे भी हाईलाइट किया गया। और साथ ही साथ अगर आपकी आजादी के साथ साथ अगर आपसे आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को छीन लिया जाए, यानी आपकी जो भी सांस्कृतिक पहचान है उसे भी आपसे छीन लिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो कितना दुख, तकलीफ, परेशानी होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में ज्यादा बताया गया है, हाईलाइट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, थ्रू दिस स्टोरी द ऑथर ब्यूटीफुली कन्वेज द मैसेज दैट लैंग्वेज इज द की टू अ नेशंस आइडेंटिटी एंड पीपल शुड वैल्यू देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन बिफोर इट इज टू लेट। अब बोल रहा है कि इस कहानी के द्वारा जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो एक मैसेज कन्वे करते हैं, इट मीन्स एक मैसेज हमें देते हैं, ठीक है ना, जिसमें ये बताया गया है क्या, कि लैंग्वेज इज द की टू अ नेशंस आइडेंटिटी। लैंग्वेज जो है ना, भाषा, वो किसी भी देश का, जिस देश का जो भी भाषा है, अपनी भाषा जो होती है किसी भी देश का, वह भाषा उस देश का एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी की होती है, कुंजी, चाबी होता है पहचान का ना। एंड पीपल शुड वैल्यू देयर लैंग्वेज, और वहां के जो लोग होते हैं उनको अपनी भाषा का वैल्यू करना चाहिए, उन्हें उस भाषा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशन, और साथ ही साथ अपने देश की जो भी संस्कृति है, संस्कृति को, कल्चर को, वहां के एजुकेशन को, इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में इसमें हमें, और वो कब, बिफोर इट इज टू लेट, मतलब कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, उससे पहले आप अपनी जो राष्ट्रभाषा है उसका, जो आपका कल्चर है उसका, जो आपके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसका, सभी चीज का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है, कभी अचानक आपसे कह दिया जाए कि आज के बाद आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, नहीं बोलना है, तो दिक्कत होगी, उससे पहले आप उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ पढ़िए, समझिए, सीखिए, ठीक है ना। अब यहां से हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं। आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. देखिए बोल रहा है कि मैं जो हूं सो उस दिन थोड़ा लेट से स्कूल के लिए निकला, ठीक है। क्या किया, स्कूल के लिए बहुत देर से निकला, और जब मैं देर से सुबह स्कूल के लिए निकला तो मैं क्या था, आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ड्रेड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों फियर ऑफ, मतलब मैं बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था, ठीक है। And a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. विशेष तौर पे मैं इसलिए डरा हुआ था कि एक तो लेट हो गई, तो उस बात का तो डर था ही कि मुझे एम हैमल से डांटेंगे, है ना, मुझे डांटेंगे, डांट पड़ेगी। उसके साथ उससे भी ज्यादा मुझे डर था क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि कल, यानी कि जिस दिन ये स्कूल जा रहा है उस दिन पार्टिसिपल्स पर इससे क्वेश्चन किए जाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्टिसिपल चैप्टर पे। पार्टिसिपल क्या है, तो पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक होता है ना, ग्रामर का टॉपिक होता है पार्टिसिपल। तो इसके बारे में उससे पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था कि अगले दिन यानी नेक्स्ट डे क्लास में आपसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये बोलता है कि मुझे पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, यानी कि फर्स्ट वर्ड
पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी मुझे पता नहीं था। इस बात को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मैं घबराया हुआ था, क्योंकि मैं तो पहला लेट से स्कूल निकला, देर हो गया यहीं पे। दूसरी बात कि मुझे जो होमवर्क मिली थी वो भी याद नहीं है। तो ये इस तरह से मेरे साथ बहुत सारा गड़बड़ी हो गई, इस बात को लेकर के मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब बोल रहा है कि थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया कि मैं ऐसा करता हूं कि घर से तो निकल ही गया हूं, अब स्कूल नहीं जाता हूं, बीच रास्ते में ही कहीं पे रुक जाता हूं, ठीक है, और इधर ही रुक करके पूरा दिन गुजार देना है। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब बोल रहा है कि देखो हमारा इंडिया में जो है सो ज्यादातर मौसम जो होता है सो गर्म होता है, ठीक है ना, 2-3 महीने 4 महीने छोड़ करके हमेशा गर्मी ज्यादा होती है। लेकिन फ्रांस में लगभग हमेशा इसका ऑपोजिट होता है, यहाँ का ऑपोजिट, यानी कि हमेशा ज्यादातर वहां ठंडा होता है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा है कि जिस दिन ये लेट होकर के निकला, जिस दिन की कहानी है, उस दिन बोल रहा है कि मैं तो पहले मेरे मन में आया कि आज स्कूल नहीं जाते हैं, इधर ही बैठकर कहीं दिन गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि इट वाज सो वार्म, मतलब उस दिन थोड़ा ज्यादा गर्मी लग रही थी, अच्छा फील हो रहा था, ठीक है। सो ब्राइट, बहुत ज्यादा सूर्य जो है सन शाइन कर रहा था, चमक रहा था, ठीक है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के किनारे पर जो है सो बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे, उनकी भी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मीन्स होता है अ फैक्ट्री वेयर लॉग्स आर कट इनटू वुड पीसेस, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे लकड़ियों के बड़े बड़े जो आते हैं ना, बड़ा बड़ा मोटा मोटा लकड़ी, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट करके कुछ नया नया फर्नीचर वगैरह बना जाते हैं, उस तरह की जगह को बोलते हैं सॉमिल, यानी कि कह सकते हैं जहां पे लकड़ी काटने का मिल लगा हो, लकड़ी काटने का मशीन, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि उस सॉ मिल के पीछे, उसके पीछे बैक में एक ओपन फील्ड था, खुला सा मैदान था, ठीक है। और उस ओपन फील्ड में जो है सो पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, मतलब ये लोग वहां पे एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। अब सोल्जर्स जब जहां पे ड्रिलिंग करते हैं वहां पे ड्रम वगैरह रखते हैं, तो डम डम बजाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तरह की प्रैक्टिस किया करते हैं, तो वो सारा कुछ कर रहे थे वो लोग, ठीक है। यानी कि ये क्या बोलता है कि जब घर से स्कूल के लिए देर से निकले हैं, दूसरी बात कि मुझे पार्टिसिपल्स का टॉपिक याद करना था, मुझे याद है नहीं, तो मेरे मन में आया थोड़ी देर के लिए कि मैं आज स्कूल नहीं जाता हूं, क्योंकि आज बहुत अच्छा लग रहा था, ब्राइट था, गर्म था, है ना, मतलब बाहर बहुत अच्छा फील हो रहा था। साथ ही साथ जंगल के किनारे पे पक्षी चहचहा रहे थे, सॉ मिल जो लकड़ी का मिल है उसके पीछे ओपन फील्ड में जो सोल्जर्स थे, पर्शियन सोल्जर्स, वो ड्रिलिंग कर रहे थे, तो ये सभी चीज देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, ठीक है। इसलिए मेरे मन में आया कि आज स्कूल नहीं जाते। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to a school. अब बोल रहा है कि जब इन सभी चीजों को मैंने देखा तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज यहीं रुक जाता हूँ, इधर ही दिन गुजार लेता हूँ, लेकिन मेरे में ऐसी शक्ति थी, आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास एक ताकत थी, क्षमता थी, टू रेसिस्ट, किसी काम को करने से मना करना, है ना, यानी कि मन में जो बात आ रही है उसके खिलाफ जाकर कुछ करने की क्षमता थी, शक्ति थी। एंड आई हैड हरीड ऑफ टू स्कूल, और इस तरह से मैंने अपने मन को मनाया कि नहीं, मुझे बाहर नहीं रुकना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, और इस तरह से मन को मनाया, समझाया, और जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में क्या हुआ, स्कूल की तरफ चल दिया, ठीक है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब बोल रहा है जब मैं अपना शहर का टाउन हॉल है, वहां पे एक टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल को जब मैं पास किया, पहुंचा वहां पर, तो वहीं पे देखे क्या कि एक बुलेटिन बोर्ड है वहां पे लगा ना, टाउन हॉल के पास में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब बोर्ड वेयर नोटिसेस, अनाउंसमेंट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर डिस्प्लेड, मतलब एक ऐसा बोर्ड जहां पे नोटिस, इंफॉर्मेशन या और भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है ना, अनाउंसमेंट्स आता है, उन सभी को वहां पे चिपकाया जाता है, डिस्प्ले किया सबको, ठीक है ना। तो उस जगह पर देखा कि जहां पे बुलेटिन बोर्ड है वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड है, भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। टाउन हॉल के बगल में जो बुलेटिन बोर्ड लगा था वहां पे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft,
the orders of the commanding officer and I thought to myself without stopping what can be the matter now, है ना। अब बोल रहा है कि वो नोटिस बोर्ड वही नोटिस बोर्ड है जहां से हमारे देश के लिए हर बुरी खबर आई है, यानी हमारे देश के लिए जो भी बुरी खबर है ना, बैड न्यूज है, उसी नोटिस बोर्ड से आता है, जिसमें यह आया था कि लॉस्ट ऑफ बैटल्स, युद्ध का हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, यानी कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके जो भी ऑर्डर होते थे वो भी वहीं से आता था। हमारा युद्ध हार गया, हमारा देश, हमारा जो देश था पर्सिया से युद्ध हार गया, ये भी वहीं से न्यूज आया था हमारे तक। तो इस तरह से जितने भी बैड न्यूज थे हमारे देश के लिए, सभी का सभी न्यूज इंफॉर्मेशन उसी बुलेटिन बोर्ड से आता था। इसलिए मैंने बिना रुके वहां पे चलता रहा और मन ही मन सोचा कि क्या हो सकता है, आज कौन सी बुरी खबर आ सकती है, ठीक है ना, कौन सा बैड न्यूज आया है जो इस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए हैं। ओके, देन एज आई हरीड by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." देखो बोल रहा है कि जब मैं वहां पे बुलेटिन बोर्ड को देखा फिर भी मैंने वहां नहीं रुका और जल्दबाजी में, हड़बड़ी में मैं स्कूल की तरफ जा ही रहा था, बढ़ रहा था, तभी वहीं पे एक ब्लैक स्मिथ था, मतलब एक लोहार था जिसका नाम वाचर है ना, जिसका नाम वाचर है। तो वो मुझे देखा और मुझे देख करके क्या करता है, बोलता है, उसके साथ वो जो लोहार था वाचर, उसके साथ उसके अप्रेंटिस भी थे, यानी कि उसके पास सीखने वाले कह सकते हैं शिष्य, जो उससे लोहार का काम सीख रहे थे, वो लोग भी उसके साथ में सब गए थे नोटिस बोर्ड के पास। अब वो जो वाचर है यानी कि ब्लैक स्मिथ मुझे देखा और मुझे देख करके कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब हो गया जैसे हम लोग छोटे बच्चों को बोलते हैं ना हमारे यहाँ, अपने यहाँ बाबू, इस तरह से, तो कोई एक निक नेम, बब का मतलब बोल सकते हैं निक नेम, है ना। तो उस तरह से निक नेम जो छोटे बच्चों को बोलते हैं हम लोग, बाबू या गुड्डू, इस तरह से जो भी बोलते हैं, तो उस प्रकार से ये निक नेम इसको बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, मतलब बाबू कहो तो अपनी भाषा में कह सकते हैं हम लोग बाबू, कि बाबू इतना तेजी से मत जाओ, मत दौड़ो, है ना। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल, बहुत पर्याप्त समय है आपके पास जाने के लिए, बहुत ज्यादा समय है, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो ये बात ही बोल रहा है जबकि ये बेचारा खुद ही लेट से स्कूल निकला है, लेट से स्कूल निकला है, और ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास बहुत समय स्कूल आने के लिए, दौड़ो मत, घबराओ मत, आराम आराम से जाओ। इसका मतलब वो इसका टॉन्ट कस रहा है, तंज कस रहा है, ठीक है ना, कमेंट कर रहा है। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. अब बोल रहा है कि मैंने सोचा कि ये जो है सो ब्लैक स्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है, और इस तरह से मैंने सोचकर हड़बड़ी में, मतलब जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी करके चलता गया स्कूल की ओर। और वैसे जाते आते जो स्कूल के बगल में एम हैमल्स का लिटिल गार्डन, मतलब एम हैमल का छोटा सा बगीचा था, उसमें पहुंच गए। और जब उसमें पहुंचे तो भाई हड़बड़ में जा रहे थे, बहुत तेजी से जा रहे थे, तो थोड़ा हाँफ रहे थे, हाँफना समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, usually when a school began there was a great bustle which could be heard out of the street, the opening and closing the desk, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब बोल रहा है कि देखो प्रायः ऐसा होता है कि जब स्कूल चलता था तो उस दिन बहुत ज्यादा स्कूल में शोर होते हैं। स्कूल चलती है तो स्कूल के में अंदर शोर होता है ना, आप भी फील करते होंगे। वो शोर, इतना शोर होता है कि स्कूल के बाहर रोड तक सुनाई देता है, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि बाहर रोड तक सुनाई देता था। बसल का मतलब ज्यादा शोर शराबा, ठीक है। बिजी एंड नॉइजी एक्टिविटी, बहुत ज्यादा बिजी है लोग, सब अपना अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, जिससे आवाज प्रोड्यूस होता है ना, उस प्रकार का। एंड बोल रहा है विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब रोड पर से, बाहर सड़क है ना, वहीं से बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे सकता था, इतनी शोर होता था स्कूल में पहले, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, ठीक है, मतलब जो डेस्क होता है उसको खोलने का, लगाने का, इस तरह का आवाज हो सकता है, ठीक है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एट ए टाइम, एट द सेम टाइम, यानी एक साथ सब लोग मिल करके कोई लेसन को रिपीट करते हैं बच्चे, ठीक है ना। जैसे कोई आगे बोला ए फॉर एप्पल, तो पीछे से सभी लोग एक साथ बोलेंगे ए फॉर एप्पल, तो इस तरह से आवाज, एक साथ बोलने की आवाज आ रही थी, आती थी। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, इतनी तेज आवाज आती थी कि जब हम लोग वहां पे बैठ के विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बोल रहा है कि तब हम लोग वहां पे बैठ करके क्या करते थे, जब हम लोग, इतनी जोर जोर से आवाज आती थी कि अगर हमें कुछ चीजों को पढ़ना होता था, समझना होता था, तो हम लोग अपने कान पर ऐसे
हाथ रखते और आराम से समझने की कोशिश करते थे, ठीक है, ताकि जल्दी हम लोग समझ पाए, याद कर पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और साथ ही साथ जो टीचर्स थे, शिक्षकों का जो रूलर होता था उसका भी कभी कभी टेबल पे ऐसे रैपिंग करते हुए टप टप बजाते हुए कि आवाज आया करता था। लेकिन अब क्या है, ये सब ऐसा जनरली स्कूल में हुआ करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज ये जो है सो बिल्कुल, ये सभी चीजें बिल्कुल साइलेंट है, स्थिर है ना। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब बोल रहा है क्या कि इस तरह से हर दिन होता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सब कुछ शांत है। अब बोल रहा है क्या कि आई हैड काउंटेड ऑन, मतलब मैं, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट अपॉन, मतलब मैं उन सभी शोर पे, वो जो शोर शराबा होता था, नॉइज होता था, हल्ला होता था, उस पे मैं डिपेंड करता था, उसी पे निर्भर होता था कि जब मैं कभी देर से स्कूल जाता तो फटाक से गेट खोलता और शोर की वजह से सर को पता भी नहीं चलता और जल्दी से क्लास में एंटर करके अपने सीट पे बैठ जाता था। लेकिन आज क्या हुआ, आज क्या हुआ कि आज सब कुछ शांत है, एकदम स्थिर है ना, एकदम जैसे लग रहा है कि संडे मॉर्निंग हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज संडे मॉर्निंग हो, संडे का दिन हो, रविवार का दिन हो, जिसकी वजह से आज स्कूल में छुट्टी हो, और छुट्टी होने की वजह से पिन ड्रॉप साइलेंस स्कूल में छाया हुआ है, एकदम सन्नाटा, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये परेशानी है इसके लिए। अब वो अंदर जाए क्लास में तो कैसे जाए, ये ऐसी परेशानी बढ़ गई है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. अब बोल रहा है क्या कि through the window I saw my classmates. अब बोल रहा है कि खिड़की से मैंने पहले झांक कर देखा कि भाई स्कूल में, क्लासरूम के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्यों इतनी शांति है ना। तो मैंने देखा कि मेरे जो भी क्लासमेट्स थे, क्लास में पढ़ने वाले साथ में दोस्त लोग, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी एम हेमल जो है सो क्लासरूम में आगे पीछे हो रहे थे, ठीक है ना। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मतलब वो अपने यहाँ पे ऐसे दबाए हुए हैं रूलर को और ऐसे करके इधर आगे पीछे वो हो रहे थे क्लासरूम में, ऐसा मैंने देखा। और बाकी जितने भी बच्चे हैं सब अपने अपने प्लेस पे बैठे हुए हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब बोल रहा है कि मुझे जो है सो दरवाजा खोलना था, खोल करके सबके सामने अंदर जाना था, ठीक है ना, ऐसा है। नाउ नेक्स्ट, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। अब बोल रहा है कि आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जब ऐसे सिचुएशन मेरे साथ आया तो मैं कितना ब्लस्ड हूंगा। ब्लस्ड मतलब बिकेम रेड इन फेस बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट, मतलब मैं जो हूं सो बिल्कुल, मतलब कहो तो शर्म से, है ना, शर्म के मारे लाल हो गया था मेरा चेहरा, मैं कितना शर्माया हुआ होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक तो देर से गया था, मुझे जो पार्टिसिपल पे टॉपिक याद करना था वो भी नहीं याद किया था, तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा शर्माया हुआ था, शर्म लग रहा था और भयभीत भी था, डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल saw me and said very kindly go to your place quickly little French, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे कल्पना के बिल्कुल अपोजिट हुआ, जैसा कि मैंने सोच रखा था, मेरे थॉट से जस्ट अपोजिट वहां पे हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा, इट मींस मेरे सर ने मुझे देखा, लेकिन वो मुझे डांटे नहीं, डांटने के जगह पे वो मुझे बहुत आराम से, ध्यान से ना, शांति से, आराम से बोलते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच मतलब ये बोले कि लिटिल फ्रेंच तुम अपने प्लेस पे जल्दी से जाओ, बैठ जाओ, है ना। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास की शुरुआत करने जा रहे थे, ठीक है। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और जब सर ने ऐसा कहा तो मैं जल्दी से फटाक से दौड़ करके गया अपने बेंच पर और जाकर के बैठ गया। ओके, नेक्स्ट, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि जब मैं जाकर के अपने बेंच पर बैठा
तभी, नॉट टिल देन, तब तक मैंने क्या किया था, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्रेड। अब बोल रहा है तब तक मैं थोड़ी बहुत अपने डर पे थोड़ा बहुत काबू पाया ही था, मतलब डर थोड़ा थोड़ा कम हुआ ही था। तब तक मैंने बोल रहा है डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन ड्रेस कोट ना, बोल रहा है तब मैंने क्या देखा कि मेरे जो सर हैं वो अपने सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं, ओके, एंड हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और वो सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब अ शर्ट डेकोरेटेड विथ रफल्स और फैंसी फोल्ड्स ऑफ क्लोथ, मतलब एक ऐसा शर्ट जिसमें फोल्डिंग कर करके कॉलर पे अलग तरीके से डेकोरेट किया हुआ सजाया हुआ शर्ट, इस तरह का सुंदर सा शर्ट, ग्रीन कलर का कोट, ठीक है, एंड ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक कलर का सिल्क वाला टोपी पहने हुए थे, ठीक है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डेज, ठीक है, मतलब वो इस प्रकार के ड्रेस पहने हुए थे। मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा ड्रेस, ग्रीन कोट, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट एंड सिल्क कलर का टोपी, सिल्क का टोपी पहना हुआ था ब्लैक कलर का, जो जनरली वो पहना करते थे सिर्फ 2 बार, जब किसी के द्वारा स्कूल में इंस्पेक्शन किया जाता था, जांच होता था तब, और एक प्राइज डे, 2 ही दिन वो पहना करते थे इस प्रकार का ड्रेस, जिस ड्रेस में आज वो यहाँ पे स्कूल में आए हुए हैं, ओके। Besides the whole school seemed so strange and solemn, अब बोल रहा है कि इसके बावजूद जो है पूरा क्या है ना, पूरा स्कूल एकदम लग रहा था जैसे स्ट्रेंज है, एकदम अजीब सा लग रहा था, एंड सोलमन मतलब वेरी सीरियस, ठीक है ना, बहुत सीरियस लग रहा था, एकदम शांत, जैसे लग रहा था कोई है ही नहीं इस क्लास में, ऐसा फील हो रहा था, ओके। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, old houser with his 3-cornered head, the former mayor, the former postmaster and several other besides him। अब बोल रहा है कि मैं इन सभी चीजों को देख करके थोड़ा हैरान था ही, परेशान था ही, चिंतित था ही कि ऐसा क्यों है। उससे भी ज्यादा चिंता वाला, उससे भी ज्यादा अलग, स्ट्रेंज, अजीब सा चीज जो मुझे सरप्राइज कर दे, वो ये देखने को मिला कि क्लासरूम का जो पीछे वाला बेंच है, क्लासरूम का पीछे वाला बेंच जो अक्सर खाली रहते थे, हमेशा लगभग खाली रहते थे, उन बेंच पर देखे क्या मैंने कि जो विलेज पीपल हैं वो लोग आकर के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, गांव के बूढ़े लोग आकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, अब बिल्कुल शांति से आकर के, जैसे हम लोग बैठते हैं ना बच्चे लोग, उस प्रकार से वो भी शांति से आकर बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर हैं, जो पुराना गांव का बूढ़ा व्यक्ति होते हैं उनको ओल्ड हाउसर बोलते हैं, तो वो थे। विथ हिज 3-cornered हेड, मतलब जो ओल्ड हाउसर थे, सबसे पुराने बूढ़े व्यक्ति, अपने 3 कॉर्नर वाला, 1, 2 एंड 3 कॉर्नर का पूरा टोपी पहने हुए बैठे हुए थे, है ना। एंड द फॉर्मर मेयर, पुराने मतलब एक मेयर जो पहले कभी मेयर हुआ करते थे, अब वो नहीं है, रिटायर हो चुके हैं ना वो। एंड द फॉर्मर पोस्टमास्टर, अब पोस्टमास्टर भी जो रिटायर हो चुके हैं वो, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी कोई कई सारे गांव वाले बाहर मतलब बैठे हुए थे बगल में, ठीक है, और भी कई सारे गांव के लोग बगल में बैठे हुए थे वहीं पे साथ साथ, ठीक है। ये चीज देख करके मुझे ज्यादा आश्चर्य हुआ, ठीक। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर थम्प्ड at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। अब बोल रहा है कि जो मैंने देखा एक और चीज, जो ओल्ड हाउसर हैं वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाए हैं। ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है एन ओल्ड बिगिनर्स स्कूल बुक ना, मतलब एक पुराना बुक जो लगभग बिगिनर्स लोग पढ़ते हैं, मतलब जो स्कूल जाने के लिए शुरू करते हैं ना, बेसिक क्लास के लिए, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि अल्फाबेट सीखना, ABCD हो गया, क ख ग हो गया, इस तरह से जो सीखने के लिए होता है, तो उसके लिए जो बुक होता है, वहां फ्रेंच के लैंग्वेज में जो भी बुक होगा उसका, उस बुक को लेकर आए थे। और उस बुक के एज पर, किनारे पे उन्होंने देखा कि बहुत सारा पेज जो है थोड़ा बहुत फटा हुए भी हैं, वो लेकर के आए थे और अपने घुटने पर रख करके बुक को रखे थे, उसी पे अपने चश्मे निकाल करके रखे हुए थे, ओके। ये सारा कुछ देखे और वो देख रहे हैं कि अब उनके बुक के पेज जो है उस पेज पर अपना चश्मा रखे हुए, ऐसा मैंने देखा। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब बोल रहा है कि जब मैं इन सभी चीजों को देख ही रहा था, आश्चर्यचकित था, तभी मैंने देखा क्या कि जो एम हेमल हैं वो अपने चेयर पे आराम से बैठे, और बैठने के बाद वही जेंटल ग्रेव मतलब सीरियस में ना, वेरी सीरियस साउंड में, ठीक है, वेरी सीरियसली वो बोलते हैं, बहुत गंभीर रूप में, और वैसे नॉर्मली जैसे वो बोला करते थे कि माय चिल्ड्रेन
दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे आज ये आप सभी के लिए लास्ट लेसन होने वाला है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि आज मैं आप सबको आखिरी पाठ पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, ये बात उन्होंने बोला। That old order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब वो बोलते हैं कि एक ऑर्डर आया हुआ है बर्लिन से। बर्लिन मतलब क्या? पर्सिया की राजधानी, कैपिटल ऑफ पर्सिया ना। पर्सिया की राजधानी से एक ऑर्डर आया है कि जो फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लॉरेन और अल्सेस, ये 2 डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स जितने भी हैं उन सभी स्कूल्स में अब जर्मन लैंग्वेज सिर्फ पढ़ाया जाए। ठीक है ना? कौन सी लैंग्वेज? सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए, जिसके लिए नए टीचर कल आएंगे, है ना? कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए नए टीचर आएंगे और हम सब जो पुराने टीचर हैं उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि हम लोग तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए नए जर्मन लैंग्वेज के टीचर आएंगे और वो अब पढ़ाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए यह आज का जो पाठ है आपका आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला है। ठीक है? आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत ज्यादा ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है? व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब बोल रहा है कि ये जो आवाज, ये जो वर्ड्स सर ने बोले, ये जो शब्द बोले ना, ये शब्द सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे ऊपर किसी ने बिजली गिरा दिया हो, है ना? इतनी जोर का झटका मुझे लगा। ठीक है? ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall। अब वो बेचारा कह रहा है कि अच्छा ये चीज थी, अब मुझे समझ में आया, यही अनहैप्पी बैड न्यूज था जो उस जगह बुलेटिन बोर्ड पर सटे हुए थे जहां पे पूरे भीड़ लगा हुआ था। ठीक है ना? जब स्कूल आ रहा था तो टाउन हॉल के बगल में नोटिस बोर्ड पे था ना, बुलेटिन बोर्ड पे, वो याद आ गया कि शायद यही चीज वहां पे चिपकाया हुआ था। ठीक है? अभी इसको समझ में आया। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore. देखिए बोल रहा है कि अब ये मन ही मन सोच रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या मेरा ये आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला है? भाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। बोल रहा है कि मैं तो अभी थोड़ी बहुत लिखना सीखा ही था, मुझे तो अच्छे से लिखने भी नहीं आता है ना? आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और इसके बाद मैं आज के बाद दोबारा कभी पढ़ नहीं पाऊंगा ज्यादा, है ना? इसके आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं पे रुक जाना होगा, मतलब इसके आगे हमको फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है? ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब बोल रहा है कि मैं कितना अपने आप में दुखी फील कर रहा हूँ, शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि मैंने जब मुझे पढ़ाया जाता था तो मैं अपने लेसन्स को याद नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, सीखता नहीं था, इसके लिए मैं खुद ही एम्बेरसमेंट फील कर रहा हूँ। फॉर सेकिंग बर्ड्स एग्स, और मैं क्या करता, जब मुझे पढ़ने की बारी आती थी तो मैं पढ़ने की जगह पे मैं बाहर चला जाता था पक्षियों के अंडे खोजने। ठीक है? और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, सार मतलब एक रिवर है, सार मीन्स रिवर, एक ऐसा रिवर जो फ्रांस के बगल से गुजरा है ना, फ्रांस में एक नदी जो उसके किनारे से गुजरा हुआ है नदी, उसका नाम है सार। तो बोल रहा है कि मैं सार नदी के किनारे चला जाता था खेलने, कभी स्लाइडिंग करने और पक्षियों के अंडे ढूंढने पढ़ने की जगह पे। मतलब जब पढ़ने के टाइम था तो मैं ये सारा काम करने में अपना समय गवा दिया। ये कितना मतलब दुख की बात है, कितनी खराब बात है कि मैंने उस टाइम ध्यान से पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, और आज ये ऑर्डर आ गया कि अब मुझे दोबारा से फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है? ये कितनी दुख की बात है कि मैं अच्छे से अभी तक लिखना भी नहीं सीख पाया। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब बोल रहा है कि मेरे जो बुक्स थे, मेरे जो किताबें थे, वो आज से कुछ दिन पहले मुझे क्या लगते थे? न्यूसेंस मतलब बकवास, बेकार, बोझ लगते थे। ठीक है ना? while ago so heavy to carry, और बहुत बेकार लगते थे, बहुत फालतू लगते थे और बोझ लगते थे। मतलब कहीं उसको स्कूल लेकर जाना पड़ता था ना तो लगता था बेकार का मैं बोझा ढो रहा हूँ, वजन ढो रहा हूँ। ठीक है? भार। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, अब बोल रहा है जो मेरा ग्रामर है अपनी लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर, इसके साथ साथ बोल रहा है कि जो फ्रांस के सेंट्स लोग थे, साधु संत,
उनके बारे में जो इतिहास होता था, उस इतिहास को जब पढ़ाया जाता था तो वो इतिहास वर ओल्ड फ्रेंड्स, यही सब हमारे पुराने दोस्त थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और बोल रहा है कि वो सब हमारे पुराने दोस्त ऐसे दोस्त बन गए, अब समझ में आ रहा है, जिन्हें मैं कभी नहीं त्याग सकता, जिनसे मैं कभी दूर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि वो चीजें, वो किताबें, वो सभी चीजें जो पहले कभी बोझ लगा करता था, बेकार लगा करता था, फालतू चीज लगा करता था, आज वो सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इनसे मैं कभी दूर नहीं रह सकता, कभी इनसे दूर होकर के जी नहीं सकता। ठीक है ना, ऐसा फील होने लगा। ओके, नेक्स्ट, एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। और बोल रहा है कि इसके साथ ही साथ वो जो टीचर थे हमारे एम हैमल, उनके बारे में भी सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो अब हमसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो हमसे अब दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये बात जब मेरे मन में आ रहा है कि आज के बाद मैं उनसे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, कभी उनको नहीं देख पाऊंगा, ये बात सोचकर भी बहुत बुरा लग रहा है और खराब लग रहा है। ठीक है, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये सब मेरे मन में बात आया कि आज के बाद मैं अपने टीचर एम हैमल को कभी नहीं देख पाऊंगा, उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। तो ये चीजें जो है सो मुझे क्या करता है, सब कुछ उनके बारे में जो भी मेरे मन में था ना, मतलब निगेटिव बातें, वो सब मैं भुला गया। ठीक है, सब भूल गया, कितना वो क्रैंकी हुआ करते थे, उनका रूलर कितना खतरनाक था, ये सभी चीजें, क्योंकि आज से पहले तक मैं उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन आज मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं सोच सोच कर टेंशन में हो गया कि भाई वो अगर हमसे दूर चले गए तो फिर मैं कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगा। ठीक है, सब कुछ भुला गया, उनका निगेटिव बात, अब सिर्फ उनकी पॉजिटिवनेस दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room। अब देखिए, बोल रहा है कि वो बेचारा आदमी इसीलिए अपने जो लास्ट लेसन है ना, इसके सम्मान में वो जो है सो क्लास में आए हैं, अपने फाइन संडे ड्रेस में, बहुत सुंदर सा जो ड्रेस था उनका, उस ड्रेस को पहन कर आए हैं, अपनी राष्ट्र का सम्मान में, अपने जो नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है उसके सम्मान में आए हुए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अब मुझे ये समझ में आया कि क्यों गांव वाले जो लोग हैं ना, वो पीछे क्लास के बेंच पर, पीछे वाले बेंच पर आकर के बैठे हुए हैं, ये सभी कुछ मुझे अब समझ में आ रहा है। यानी कि क्या क्या समझ में आ रही है कि सर इतने सुंदर ड्रेस में क्यों आए हैं, इसके साथ जो पुराने गांव वाले जो भी आकर के जो पीछे वाले बेंच में बैठे हुए हैं, तो क्यों वो आकर के पीछे बेंच में बैठे हुए हैं, ये सब मुझे अपने आप समझ में अब आने लगा। ठीक है, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट they had not gone to a school more, it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। अब बोल रहा है कि शायद ये इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपने आप पे बहुत ज्यादा दुख फील हो रहा है, अपने आप में वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनको अपने आप में बहुत बुरा लग रहा है कि जब उन्हें पढ़ने की बारी आई थी तब वो स्कूल बहुत ज्यादा नहीं गए, मतलब वो बहुत ज्यादा स्कूल गए ही नहीं, पढ़े ही नहीं, अनपढ़ बन के रह गए। ठीक है ना, और इसके लिए दूसरी बात इसलिए भी है कि वो जो टीचर एम हैमल जो यहाँ पे लगभग 40 साल पढ़ाए थे, उनको भी सम्मान देने के लिए आए थे, फेयरवेल, एक रिस्पेक्टफुल विदाई देने आए हुए थे। ठीक है ना, एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और साथ ही साथ अपने देश के प्रति वो सम्मान व्यक्त करने आए हुए थे। अब समझ में आ रहा है, इनका यहाँ आने का मतलब कुछ और नहीं था, इनका यहाँ आने का मतलब ये था कि वो अपने आप में थोड़ा शर्मिंदा हैं, अपने आप में बहुत दुखी हैं कि क्यों वो पढ़े नहीं जब उनको पढ़ने की टाइम थी। ठीक है, दूसरी बात वो आए हैं अपने टीचर एम हैमल की रिस्पेक्ट में, उनको सम्मान में यहाँ पर आए हैं ताकि एक सम्मान पूर्वक उनको विदाई दिया जा सके। साथ ही साथ वो अपने देश के प्रति प्रेम को, श्रद्धा भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये सब कुछ मुझे अब समझ में आ रही है। ठीक है, While I was thinking of all this, I heard my name called। अब बोल रहा है जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी मैंने कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। ठीक है, It was my turn to recite। अब बोल रहा है कि अब ये मेरी बारी थी रिसाइट करने का। रिसाइट करना मतलब एक ऐसी, रिसाइट मीन्स होता है दोस्तों कि जब आपको कोई भी पाठ या कोई भी चैप्टर याद करने के लिए मिलता है तो उसको याद करके आकर के सबके सामने जब बोलकर सुनाने की बारी आती है तो उससे हम लोग कहते हैं रिसाइट करना। ठीक है,
तो ये बोल रहा है कि अब ये मेरी बारी थी रिसाइट करना, मतलब मुझे मेरी बारी आ गई पार्टिसिपल चैप्टर को बोलना, समझाना, बताना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। अब बोल रहा है कि मेरे मन में अचानक से बात आया कि मैंने क्यों नहीं पार्टिसिपल्स को पढ़ा, काश मैं पार्टिसिपल्स को पढ़ कर आता, याद कर आता, समझ कर आता, और अभी जो है सो बिना, ठीक है ना, देखो ड्रेडफुल का मतलब होता है वेरी बैड, टेरिबल मतलब बहुत बुरा, बहुत खराब अपने आप में लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्यों अपने पार्टिसिपल्स के रूल्स को नहीं याद कर पाया, ये बात को लेकर मेरे मन में यह आ रहा है, काश मैं आज सारा रूल्स पढ़ कर आता, याद कर आता, तो उन सभी चीजों को मैं बहुत जोर जोर से क्लियर आवाज में सबके सामने बिना कोई गलती किए बोल पाता। यानी कि मन में सोच रहा है काश, मतलब बहुत बुरा फील कर रहा है और ये सोच रहा है काश आज मैं पार्टिसिपल्स बहुत अच्छे से पढ़ कर आता, याद करके आता, ताकि मैं इन सभी के सामने थोड़ी लाउड साउंड में, जोर जोर से, क्लियर साउंड में, मतलब जोर जोर के साथ साथ साफ साफ शब्दों में अच्छे से बिना कोई गलती किए सारा रूल्स को मैं रिसाइट कर पाता, सबके सामने बोलकर सुना पाता, ऐसा फील कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं। But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। अब बोल रहा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं क्या किया, जैसे ही बोलना शुरू किया तो फर्स्ट में ही मिक्स्ड अप हो गया, मतलब भुला गया क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है ना। पहले ही बार में गलती हो गया और मैं वहीं पे होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ कर ऐसे, और मैं सिर नीचे करके ऐसे शर्मिंदा से सिर नीचे करके झुका कर मैं खड़ा हो गया, ठीक है। और माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल के धड़कन है वो थोड़ा तेज धड़कने लगा, ठीक है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और बोल रहा है कि मेरे में साहस भी नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे जो डर से सिर झुका कर खड़ा था वो ऐसे सिर उठाकर देख भी सकूं, इतनी भी हिम्मत मेरे में नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बार में भुला गया, गलती कर गया, ठीक है, नहीं बोल पाया। I heard M. Hamel say to me, और मैंने ये सुना कि एम हेमल जो सर थे मेरे से कहे, I won't scold you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, ठीक है ना। क्या बोले, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद बहुत बुरा फील होना चाहिए, तुमको खुद शर्मिंदा आना चाहिए, खुद शर्म आना चाहिए तुमको अपने आप पे, ठीक है ना। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, I learn it tomorrow and now you see where we have come out। बोल रहा है कि तुमको खुद इस बात पे शर्म आना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं जनरली, सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी ये एल्सेस, पूरे लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट की एक कहानी है कि यहाँ के सभी लोग क्या करते हैं, अपने काम को आज ना करके कल पर टाल देते हैं। हर एक काम को कल पर टालेंगे, कल कर लेंगे ना, कल कर लेंगे ना, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग पास बहुत ज्यादा समय है इसको करने के लिए, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे टाइम टालते जाते हैं कल पर, है ना। और ऐसे करते करते क्या हुआ कि आज देखो कि हम लोग किस जगह पर आकर के खड़े हो गए, ठीक है ना। आज हम लोग कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, इस चीज को देखो और फील करो, क्योंकि आज हम लोग के पास ये ऑर्डर आ गया कि आज के बाद से हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अब सोच लो कि कल कैसे याद करोगे, कहां से पढ़ोगे, ठीक है ना। इसलिए कल पे बातें नहीं टालना चाहिए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि सिर्फ तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं, पूरा एल्सेस की प्रॉब्लम है कि यहाँ के सभी लोग सीखने वाली चीजों को आज नहीं कल पर टाल देते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे। जैसा आप कबीरदास की दोहा सुने ना दोस्तों कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगी, बहुरी करेगा कब, इस तरह से दोहा सुने होंगे। यानी कि उन्होंने बहुत पहले कहा गया है, कहे हैं कि भाई जो कल करने के लिए तुम सोच रहे हो उसको आज करो, और जो आज करना है उसको अभी कर लो, क्योंकि पल में प्रलय होएगी। अचानक सा कभी प्रलय आ सकता है, तो बहुरी करोगे कब, इट मीन शुरुआत कब करोगे भाई, मौका भी नहीं मिलेगा कभी शुरू करने का। वही यहाँ पे इनके साथ घटना घट गई, मतलब ये लोग डेली कल पर काम को टालते गए कि कल सीख लेंगे, कल याद कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे ना। लेकिन ऐसा करते करते अचानक से ऐसा प्रलय आया, ऐसा समय आया कि इनको ये पढ़ने का मौका बंद कर दिया गया। अब आगे आप नहीं पढ़ सकते हैं। अब सोचिए कि अब इनके पास जब इस तरह का ऑर्डर आ गई कि अब आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये आगे की पाठ कब पढ़ेंगे, कब सीखेंगे, गड़बड़ हो गई ना। इसलिए कल पर बात को नहीं टालना चाहिए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब बोल रहा है कि देखो, अब तुम सोच के देखो खुद से
कि जब नाउ दोज फेलो का मतलब क्या हुआ, दोज फेलो का मतलब हो गया पर्शियन पीपल, ठीक है ना, दोज फेलो मीन्स पर्शियन पीपल। कह रहा है कि अब जब पर्शियन लोग यहाँ पे आएंगे एल्सेस एंड लॉरेन में और आकर के जब तुमसे बात करेंगे तो वो लोग तुमसे बात करके क्या करेंगे, देयर विल हैव द राइट टू से यू। अब बोल रहा है कि जब वे लोग तुम्हारे पास आएंगे तुमसे बात करेंगे तो वे लोग के पास ये अधिकार होगा, ये मौका होगा कहने के लिए तुम पर ना, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम कैसे ये वादे करते हो, कैसे तुम अपने आप को प्रूव करते हो, कहते हो कि तुम एक फ्रेंचमैन हो, जबकि तुमको ना अच्छे से बोलने आ रहा है ना अच्छे से लिखने आ रहा है अपने लैंग्वेज को, ठीक है ना, यानी कि तुम अपने लैंग्वेज को शुद्ध तरीके से ना बोल पा रहे हो ना शुद्ध तरीके से लिख पा रहे हो, तो फिर कैसे कहते हो तुम एक फ्रेंचमैन हो। सिर्फ फ्रेंच में पैदा हो जाने से तुम तो फ्रेंचमैन नहीं होगा ना, तुम्हें वहां की कल्चर, वहां की लैंग्वेज, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से सीखना होगा, आना चाहिए, ठीक है। तो ये सर कितनी शर्म की बात है, इसको तुम खुद सोचो, इसलिए मैं डांटूंगा नहीं, ये कहते हैं एम हेमल। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बोल रहा है कि लेकिन तुम उतने भी बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, है ना। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। अब बोल रहा है कि ये सिर्फ तुम ही में एक कमी नहीं है, तुम ही सिर्फ ऐसा नहीं करता है, ये सब हम लोग जितने भी लोग हैं ना, हम सब लोग ऐसा किया करते हैं, आज के काम को कल पर, कल के काम को परसों पर टालते रहते हैं, ठीक है। और हम सभी को अपने आप में क्या होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, अपने आप को कोसना चाहिए, अपने आप में गलती मानना चाहिए कि हम सब गलती करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब बोल रहा है कि इसमें सिर्फ तुम गलती नहीं हो, तुम्हारा ही गलती सिर्फ नहीं है, हम सब की गलती है। अब क्या गलती है, बोल रहा है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुमको पढ़ाने से ज्यादा, ठीक है ना, तुम्हारा मतलब तुमको पढ़ाने में ज्यादा एनेक्सियस नहीं थे, उत्सुक नहीं थे कि तुमको पढ़ाया जाए। वो किस बात में एनेक्सियस थे, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। अब बोल रहा है कि वे तुमको पढ़ाने से ज्यादा कहीं खेत में, कहीं मिल में भेज करके काम कराना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए घर में, है ना, यानी कि अपने भी कमाते थे और तुमको भी चाहते थे कि तुम भी किसी के घर खेत में जाके काम करो, किसी का मिल में काम करो, ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा हमारे घर में। यानी कि उन्होंने एजुकेशन से ज्यादा पैसे को महत्व दिया, तो इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड आई, क्या मैं, है ना, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। बोल रहा है क्या मुझे अपने आप पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं भी इसका दोषी हूं, अपने आप को भी दोष देना। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। बोल रहा है क्या मैं तुम लोगों को पाठ पढ़ने की जगह पर, सीखने की जगह पर, जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाने के बजाय तुम्हें अपने ही बगीचों के फूलों में पानी डालने के लिए कभी नहीं भेजता था क्या, भेजता था ना, तो ये मेरी भी गलती है, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। अब बोल रहा है क्या मैं जब मछली मारने जाना चाहता था तो क्या मैं बिना छुट्टी का भी तुम लोग को छुट्टी नहीं दिया करता था क्या, देता था। यानी कि जब इनको मछली मारने के जाने का मूड होता तो बस बिना कोई मतलब का स्कूल छुट्टी कर देते और मछली मारने चले जाते थे। तो ये अपने आप को भी गलत कह रहे हैं कि हमने भी बहुत ज्यादा गलती किया कि तुम लोगों को बिना मतलब का हम अपने बगीचों में फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया, बिना मतलब का जब मेरे मन में मछली मारने का आता था तो मैं मछली मारने चला जाता था तुम्हें छुट्टी दे करके, तो ये सब मैंने भी गलती किया, ठीक है। यानी कि हम आज जो हमारे साथ ये सिचुएशन आप पड़ा है, इस सिचुएशन के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, मैं खुद जिम्मेदार हूं, ठीक है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के इसमें कुछ न कुछ गलती किए हैं। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the की टू देयर प्रिजन। बोल रहा है कि देखो इसमें क्या है कि इस तरह से वो जो बात बताया ना कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा का, हमारा सबकी गलती है, इस तरह से कई सारे बात वो इधर उधर बता रहे थे। उसी बीच में वो बताने लगे कि देखो जो फ्रेंच लैंग्वेज है हम लोगों का, अपनी जो फ्रेंच भाषा है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सुंदर भाषा कौन सी है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो कहते हैं। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि हम हर कोई अपनी भाषा को या अपनी चीजों की तारीफ करते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं भी बोलूंगा कि हिंदी
हिंदी लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे क्लियर एंड सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, ये मैं भी बोलूंगा। इंग्लैंड वाले लोग अंग्रेजी को बोलेंगे, चाइना वाले चाइनीज को बोलेंगे, यानी कि दुनिया के हर लोग अपनी भाषा की तारीफ करते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी अपनी भाषा की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, नेवर फॉरगेट इट, है ना। अब बोल रहा है क्या कि हम लोगों को ये चाहिए कि अपनी भाषा को हम सब बचा कर रखें, उसकी सुरक्षा करें, ठीक है ना। और ये करना होगा कि हम लोग कभी भी अपनी भाषा को भूले नहीं, इस बात को हमें जरा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इन्फ्लेप्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब बोल रहा है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी लोग, है ना, को किसी के द्वारा इंस्लेप्ट कर दिया जाए, मतलब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा गुलाम बना दिया जाए, तो उसके पास उस गुलामी से बाहर निकलने का, उस गुलामी रूपी जंजीर से, गुलामी रूपी कैद खाना से, जेल से बाहर निकलने का उसके ताला का चाबी को हो तो सिर्फ उसका मदर टंग हो सकता है, उसकी अपनी लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है ना। यानी ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद हो जाए, कैद हो जाए किसी के अंडर में, तो उसको वहां से निकलने का, उस जेल की ताला तोड़ने का चाबी अगर है कोई, तो उसकी खुद की भाषा, उस अपने भाषा के बदौलत वो बाहर निकल सकता है। क्योंकि मान लो कि कोई व्यक्ति आपको गुलाम बनाए, तो आपसे दुनिया के सब काम करवा सकता है, आपको तमाम काम आपसे करवाया जा सकता है मारपीट के, डांट के, लेकिन आपकी भाषा को बदलाया नहीं जा सकता। आपकी भाषा को आपके मन में, मस्तिष्क में जो बैठा हुआ है, वहां से उसको भुलाया नहीं जा सकता, वहां से उसको डिलीट या फॉर्मेट करने की कोई ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बोल रहा है कि आप सबको अपनी भाषा को अच्छे से याद करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि यही एक कुंजी का काम करता है। Then he opened a grammar and read us our lesson। अब बोल रहा है इसके बाद वो जो है सो ग्रामर बुक ओपन किए, ठीक है ना, फ्रेंच ग्रामर, और वो हमारे पाठ को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, ठीक है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, है ना। अब बोल रहा है कि जब मैंने सुनने लगा, तो सुनकर समझकर मैं बड़ा अपने आप में आश्चर्य होकर फील कर रहा था कि यार मैं, कितना आश्चर्य की बात है कि मैं आज जो भी चीज सर बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, साफ साफ। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। बोल रहा है कि आज जो कुछ भी वो कह रहे हैं, जो भी कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना, हर कुछ बहुत आसान मुझे लग रहा है। तो ये सोचकर, ये सुनकर मैं थोड़ा ज्यादा ही आश्चर्य में पड़ गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। बोल रहा है कि मैं ये भी सोचने लगा कि शायद आज से पहले मैं इतने ध्यान से कभी इस पाठ को सुना ही नहीं था शायद, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे जो एम हेमल सर हैं, ये भी शायद इतना अच्छा, इतने ध्यान से पहले कभी बताए भी नहीं होंगे। मतलब इसमें कमी दोनों में ढूंढ रहा है कि या तो मेरे में भी कमी रहा होगा कि हम इतने अच्छे से इसको सुने भी नहीं होंगे, और कमी सर में भी रहा होगा कि शायद इतने अच्छे से वो पढ़ाए भी नहीं होंगे, इस वजह से शायद पहले समझ में नहीं आता था। तो आज दोनों चीज एक साथ मिल गया कि सर पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी ध्यान से, धैर्य के साथ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छे से, और मैं भी बहुत ध्यान के साथ सुन रहा हूं। तो ये दोनों चीज मिल गए सब, तो आज मुझे सब कुछ क्लियरली अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसी बात को लेकर के मैं थोड़ा आश्चर्य में हो गया। ओके, It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। अब बोल रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे एक पुअर मैन, मतलब ये बेचारा इंसान जो है ना, सो क्या चाह रहा है कि जितना भी वो जानता है, ठीक है, जितना भी वो जानता है, इट मींस जो टीचर हैं जितना कुछ भी जानते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो सब कुछ हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी एम हेमल टीचर के पास नॉलेज है, जानकारी है, ज्ञान है, वो सभी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग के दिमाग में एक बार में डाल देना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, कंप्यूटर सिस्टम, कि एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में, पेन ड्राइव से इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर दो, शायद अगर ऐसा सिस्टम होता तो सब कुछ वो अपने दिमाग से कॉपी करके हम सबके दिमाग में पेस्ट कर दिए होते, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब बोल रहा है कि जब हम लोग ग्रामर चैप्टर, ग्रामर का पाठ पढ़े, उसके बाद हम लोग के पास एक लेसन आया राइटिंग का, मतलब हम लोग पढ़ने के बाद फिर लिखने का भी काम किया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। अब बोल रहा है कुछ दिन जो एम हेमल थे, वो हम सभी बच्चों के लिए नया कॉपी लेकर के आए हुए थे, ठीक है ना, खुद से। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। अब उसमें बोल रहा है बहुत सुंदर 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 राइटिंग में लिखा हुआ था
फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, ये उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, उस कॉपी में जो ले करके आए हुए थे। नेक्स्ट, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk। अब वो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो कि जो फ्रांस की झंडा है ना, फ्लैग, वो चारों तरफ पूरे क्लास में टंगा हुआ है, लहरा रहा है, एक रड पे टंगा हुआ है ना, दिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। पूरे क्लासरूम में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जो फ्रेंच का झंडा है, फ्लैग है, हर जगह लहरा रहा हो, इस प्रकार से लग रहा था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। अब बोल रहा है कि आप ये देख सकते थे कि कैसे सभी लोग कुछ न कुछ काम में लगे हुए थे और बिल्कुल शांति से, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सब कोई अपना अपना काम में बिजी था, लेकिन इतनी शांति से कि थोड़ा सा भी साइलेंट, एकदम आवाज नहीं होता, जिसको कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी सन्नाटा छाया हुआ था, ठीक है। The only sound was the scratching of पेन्स ओवर द पेपर। अब बोल रहा है कि वहां पे सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था, वो बाहर, वो कौन सा साउंड था, जब पेपर पर पेन चल रहे थे तो पेपर पर पेन चलने का जो स्क्रैचिंग का आवाज है वो आवाज सुनाई दे रहा था बाहर। मतलब पेन का पेपर पर चलने से जो आवाज क्रिएट होता है वो आवाज सुनाई दे रहा था, इतनी शांति बनी हुई थी क्लासरूम में, ठीक है। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them। बोल रहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि कुछ कीड़े भी उड़ करके क्लासरूम के अंदर आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस कीड़ा पर ध्यान नहीं दिया, है ना। Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। On the roof the pigeons cooed very low and I thought myself, will they make them sing in German even the pigeons। अब बोल रहा है कि देखो ऐसा प्राय ऐसा होता था कि जब क्लासरूम में छोटी सी भी कीड़ा या कुछ भी चीज आ जाए तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाता था, सब लोग उसको देखते थे, हंसते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन आज जब कीड़ा आया तो उस कीड़ा को देखने भी कोई नहीं गया, उसके तरफ कोई ध्यान तक नहीं दिया, ठीक है ना। इतनी शांति है, अब इतना ज्यादा लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। उसी समय बोल रहा है कि छत के ऊपर, ठीक है, पिजन्स का आवाज सुनाई दिया, मतलब जिस स्कूल क्लासरूम में बैठे तो उसके ऊपर छत पर कबूतर बोल रहे थे, ठीक है, कबूतर का कूट करने का उनकी आवाज सुनाई दे रही थी जो बहुत धीरे धीरे आ रहा था, ठीक है। और जब उनकी आवाज सुनाई दिया मेरे कान में तो मैं ये सोचने लगा कि क्या वे लोग जो पर्सिया से यहाँ आएंगे, कल जर्मन लैंग्वेज हमें पढ़ाएंगे, तो क्या वे लोग आकर सिर्फ हमें जर्मन पढ़ाएंगे या ये जो कबूतर बोल रहे हैं ना, क्या इन्हें भी कहेंगे कि तुम भी जर्मन लैंग्वेज में बोलो, क्या उनसे भी जर्मन लैंग्वेज में बोलवाएंगे, गाना गवाएंगे, या जो भी लोग अपने लैंग्वेज में गा रहे हैं ना उनकी लैंग्वेज को भी क्या वे लोग चेंज कर देंगे क्या, ऐसा मैं सोच रहा था, ठीक है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom। अब बोल रहा है जब मैं लिखते लिखते कभी ऊपर सिर उठाकर देखता टीचर की तरफ, एम हेमल की तरफ, तो मैंने देखा क्या कि एम हेमल जो है सो अपने चेयर पे आराम से मोशनलेस होकर के, एकदम बिल्कुल स्थिर होकर के शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है। और बैठ करके वो पूरे क्लासरूम में गेजिंग कर रहे हैं, मतलब पूरे ध्यान से इधर उधर चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है। चारों तरफ एक एक, पहले एक वस्तु पे, फिर दूसरा पे, फिर तीसरा पे, फिर चौथा पे, ऐसे करके एक एक करके सभी वस्तुओं को पूरे ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो पूरे चीजों को स्कैन करके अपने दिमाग में सेव कर लेने वाले हैं, कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे है रखा हुआ है, हर चीज को एकदम पूरे अच्छे से अपने मन में संजो लेना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था, ठीक है ना, छोटे से रूम में। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that। अब बोल रहा है एक बड़ा फैंसी बात है कि वो व्यक्ति जो यहाँ पे 40 साल इस स्कूल में पढ़ाए रहे, यहाँ पे, ठीक है ना, सेम प्लेस पे सेम स्कूल में पढ़ाते रहे 40 सालों से, विथ हिज गार्डन आउटसाइड। अब बोल रहा है कि जब स्कूल में आए तो जैसा स्कूल था 40 साल से ऐसा ही स्कूल पढ़ा हुआ है, स्कूल के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है, इसी के साथ वो 40 साल बिता दिए। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लासरूम, क्लासरूम में खिड़की है, खिड़की के बाहर एक छोटा सा बगीचा है, उन सभी चीजों को वो देख रहे थे, ठीक है, अच्छे से। इसी के साथ वो 40 साल यहाँ पे गुजार दिए अपना। Only the desk and benches had been worn smooth
द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर and the hope vines that he had planted himself twinned about the windows to the roof। अब बोल रहा है क्या कि यहाँ का इस क्लासरूम में सब कुछ वैसे ही है जैसे वो शुरू में आए थे। 40 साल में कुछ नहीं बदला, सिर्फ बदला तो वो जो बेंच डेस्क है थोड़ा यूज होते होते वो थोड़ा बहुत बदल गए हैं, उसमें रुखरापन आ गया है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ वैसे ही है एज इट इज। अब बोल रहा है कि वो जो बाहर गार्डन है, गार्डन में वो लगाए हुए थे वॉलनट ट्री, अखरोट का पेड़, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया, ठीक है ना। एंड टॉलर एंड होप वाइन्स भी जो लगाए हुए थे, होप वाइन्स मतलब एक ऐसा पौधा जो क्या होता है लर की तरह इस तरह से चढ़ता है, वो भी देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ट्विन हो गया, मतलब दोगुना बड़ा हो गया, ठीक है। जितना पहले था उससे दोगुना बड़ा हो गया है। और ये पौधा को किसने लगाया, तो वो खुद से अपने से स्वयं एम हैमल ने उस पौधा को लगाया था। वो पौधा भी आज बहुत बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया, ठीक है, बढ़ बढ़कर। और जो खिड़की थे, खिड़की से भी ज्यादा ऊपर तक चला गया, देख रहे ना, खिड़की है, खिड़की से ऊपर पार हो गया है, ठीक है, ऐसा था। ये सभी कुछ वो देख रहे थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब बोल रहा है कि कैसे इन सभी चीजों को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब इन सभी चीजों को उन्हें छोड़कर कहीं और चला जाना है, तो कितना उनको दिल को चोट पहुंच रहा होगा, कितना उन्हें दुख हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above packing their trunks for they must leave the country next day। और ये भी बात है कि वो बैठे हुए हैं तो ऊपर छत पर, यानी कि नीचे क्लासरूम चल रही थी क्लास, और उसके ऊपर जो है सो छत पर उनकी सिस्टर एम हैमल की जो सिस्टर थे वो क्लासरूम अपने रूम जिस रूम में रहते थे उस रूम में इधर उधर मूव कर रहे हैं। और उनका जो है सो एक ट्रंक है, उस ट्रंक में सारा कुछ पैकिंग कर रहे हैं, मतलब सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, तो उसकी आवाज नीचे सुनाई दे रही है। ये आवाज सुनकर बोल रहा है कि कितना बुरा लग रहा होगा सर को, ये सोच सकते हैं कितना बैड फील कर रहे होंगे, है ना। कि अब उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये सभी कुछ छोड़कर ये आज के बाद बेगाना हो जाएंगे, हमें यहां से छोड़कर कहीं और चले जाना है, ठीक है ना। ये बहुत बुरा लग रहा होगा उनको, क्लियर। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास पूरी शक्ति थी, क्षमता थी कि जो भी लेसन दिए थे सब कुछ को सबसे लास्ट तक सुनने की क्षमता थी, सब कुछ सुना भी उन्होंने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी गो गो down there at the back of the room। Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। अब बोल रहा है क्या कि जब सर हम लोग को पढ़ाए तो पहले वो लेसन सुनने के बाद फिर इस राइटिंग हुआ, राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ, उसके बाद जो सारे बच्चे थे वो सभी बच्चे एक साथ में लेसन को पढ़े। अपने जो होता है ना क्या फोनेटिक्स होता है, तो फोनेटिक्स वो लोग पढ़ रहे थे, जिसमें होता है ना कि किस चीज को क्या साउंड आता है। जैसे बोलते हैं हम लोग ए साउंड्स अ, ठीक है, बी साउंड्स ब, ठीक है, सी साउंड्स स या फिर क। तो इस तरह से जो साउंड होता है, इस तरह के चीजों को वो सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। और जब वो बच्चे पढ़ रहे थे तो देखा क्या, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर, मतलब वहीं रूम के पीछे वाले बेंच पर मैंने देखा कि ओल्ड हाउसर भी जो है सो वो अपने प्राइमर बुक को, अपने चश्मे को होल्ड किए हुए थे और पहने हुए थे, इसके साथ साथ वो जो प्राइमर बुक था उसको भी अपने हाथ में लिए हुए थे, दोनों हाथ से पकड़े हुए थे, और उनके स्पेल्ड को, ठीक है, वो भी स्पेल्ड कर रहे थे, यानी उन बच्चों के साथ ये भी उस चीज को पढ़ रहे थे, बोल रहे थे। अब ये सोचो कि कितना मतलब शर्मिंदा की बात है कि छोटे बच्चों के साथ इतना बूढ़ा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को पढ़ रहा है, सीख रहा है, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। अब बोल रहा है कि आप ये देख सकते थे कि वो व्यक्ति यानी कि ओल्ड हाउसर भी बहुत ज्यादा ये पढ़ते पढ़ते बच्चों के साथ ना रोने लगे, ठीक है, उनको भी रुलाई आ गई। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। अब बोल रहा है कि जब हम लोगों ने देखा कि भाई वो जो ओल्ड हाउसर हैं वो पढ़ते पढ़ते रोने लगे, उनकी आवाज ट्रेम्बल्ड हो रहा है, मतलब कांप रही आवाज, अच्छे से आवाज नहीं निकल पा रही है, पूरी इमोशंस से भरा पड़ा है, ठीक है ना। और जब ये चीजों को हम लोग देखे तो बोल रहा है कि ये देख करके कितना फनी लगा, बहुत फनी लगा इसको देखना सुनना, ठीक है। हम लोग को हंसी भी आ रही थी और साथ ही साथ रुलाए भी आ गया, मतलब उसको इस तरह से देख करके हंसी भी आया, उसके बाद रोना भी आ गया, रोने भी लगे हम लोग भी, ठीक है ना। एंड हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। अब बोल रहा है कि
किस तरह से हम इस पूरे अपने लास्ट लेसन को याद रखेंगे, बहुत अच्छे से हम इसको याद रख पाएंगे, ठीक है ना। कि इस तरह की घटना जो हमारे साथ क्लासरूम में घट रही है तो ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब ये सभी चीजें हो ही रही थी, तभी जो है सो चर्च जो था उस चर्च में घड़ी लगी हुई थी, उस घड़ी में 12 बजने की घंटी बजी। उसके साथ साथ घंटी मतलब 12 भी बजी और 12 जैसे बजा तो वहां पे घंटी बजने लगा। देन द एंग्लिश ना, मतलब एंग्लिश का मतलब होता है एक ऐसी प्रेयर जो चर्च में किया जाता है, प्रार्थना। 12 बजे घड़ी बजती है, घड़ी के साथ घंटी बजती है, घंटी के बजते के साथ जो प्रेयर शुरू होता है चर्च में उसे कहा जाता है एंजलस, ठीक है। At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows। अब बोल रहा है कि तभी जब ये 12 बजने का घंटी बजी ना चर्च के घड़ी में और घंटी बजी, उसके साथ साथ एंजलस जो शुरू हो गया प्रेयर, उसी समय क्या था कि जो पर्शियन सोल्जर्स वहां पे 100 मील के बगल में जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो भी ट्रम्पेट बजाते हुए चले आ रहे थे, ठीक है। क्या हो रहे थे? वो भी ट्रम्पेट बजाते हुए चले आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। एम Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall। अब बोल रहा है कि वो जो थे अपने चेयर पर से खड़े हुए और बिल्कुल एकदम सावधान की स्थिति में ऐसे खड़े हो गए, ऐसा लगता जैसे उनके चेहरा पर पीलापन छा गया, ठीक है ना। बहुत सैड होकर के ऐसे पूरे सीधे खड़े हो गए, ऐसा मतलब इस तरह से सीधे हुए कि मतलब बहुत लंबे लगते। बोल रहा है कि मैं उनको इतना लंबा कभी पहले नहीं देखा था, ठीक है। बहुत बुरा फील कर रहे हैं अपने आप में। My friends said he, I, but something choked him. He could not go on। अब बोल रहा है कि इस तरह से होकर के वो कुछ बोलना चाहते, My friends करके उनकी गला में मतलब कुछ चौकड हुआ, ऐसा हुआ जिससे उसकी गला की आवाज फंस गई, नहीं बोल पाया आगे, ठीक है, आगे कुछ नहीं बोल पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote a large as large as he could। अब बोल रहा है कि इसके बाद जब वो बोल नहीं पाए तो पीछे मुड़े, एक चौक लिए, चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और पूरी शक्ति अपने जुटा करके उस पर बड़ा सा अक्षर में ना, बड़े से अक्षर में लिखते हैं विव ला, ठीक है, विव ला फ्रांस। क्या लिखते हैं? आगे देखते हैं क्या लिखते हैं, विव ला फ्रांस, ऐसा उन्होंने लिखा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। फिर जितना मतलब वो ताकत के साथ लिख सकते थे उस तरह से उन्होंने लिखा और उतना बड़ा बड़ा लिखा। क्या? विव ला फ्रांस ये लिखे, इसका मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। लॉन्ग लिव फ्रांस मतलब हो तो फ्रांस अमर रहे, ओके, इस तरह की बात उन्होंने लिखा। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, a school is dismissed, you may go। और बोल रहा है इतना लिखने के बाद वो इतना मतलब कहो तो असहाय हो गए, इस तरह से वीक अपने आप में फील करने लगे, मतलब उनको इतनी भावुक हो गए, इमोशनल हो गए कि कुछ बोल भी नहीं सके। और वो जो है सो उसी ब्लैक बोर्ड में इस तरह से लींड हो गए, मतलब सिर के भले क्या कह सकते हैं, सिर के सहारे उसमें झुक गए और बिना कुछ कहे पीछे इशारा किए कि अब क्लास इज ओवर नाउ, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने इशारा किया, ठीक है। यानी कि क्लास अब यहीं पे एंड हो जाती है, ओके ओके। आशा करता हूं आप सभी को ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया अच्छे से तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों हम लोगों ने देखा क्या कि जो ये लिटिल फ्रेंच है जो अपने यहाँ का घटना को जो उसके लाइफ में घटी है उस घटना को शेयर करता है एक स्टोरी के द्वारा। अब इसमें जब लोग हेडिंग पढ़े द लास्ट लेसन, तो द लास्ट लेसन इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि उस दिन जिस दिन की कहानी बता रहा है उस दिन उसके यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाया गया था, यानी उसके बाद फिर जर्मन लैंग्वेज उसे पढ़ने को मिला, ठीक है। इसलिए वो लिखा था द लास्ट लेसन, किसी का? फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि लिटिल फ्रेंच किस तरह से अपने जीवन में बीते हुए चीजों को एक्सप्लेन करता है। इससे हम लोग ये सीखते हैं दोस्तों कि हमें कोई भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके हमें अपनी मदर टंग को ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए, अपनी कल्चर को सीखना चाहिए, ठीक है ना। इन सभी चीजों पे फोकस करना चाहिए, सीखना चाहिए, इन्हें याद करना चाहिए, ताकि जीवन में कभी भी कोई समस्या परेशानी आए तो एटलीस्ट इन सभी के सहारे, इन सभी के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ सकें।
बाहर निकल सके उन मुश्किलों से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसका समरी, थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, कैरेक्टर स्केच, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा दोस्तों। अगर आप उन सभी चीजों को जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।